तो भाई अगली चीज़ है सर्कुलर 9। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं करा रहा हूँ कि मान लो कि सपोज ये कोई कोन है, तो फ्रिक्शनलेस कोन है, और इस पर एक मास को ऐसे धक्का दे दिया। मान लो किसी हाइट पर वो चक्कर काट रहा है, ठीक है ना। तो अ मास परफॉर्म्स यूसीएम। यूसीएम का मतलब होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। अभी एक ही स्पीड पे एक ही हाइट पे घूम रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट है ना। अगर स्पीड बढ़ रही है तो नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म है, स्पीड अगर बढ़ घट रही है तो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो मास परफॉर्म यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी कांस्टेंट, ठीक है, एट सेम हाइट पे करता है। तो आपको बताना है कि उसकी स्पीड यानी कि वी कितनी है। ठीक है, तो वो चल रहा है सेम हाइट पे, तो अपने को बताना है कि उसकी स्पीड कितनी है। ठीक, कैसे करें सवाल को, सिंपल है, इसको हटाते हैं, काम भर की चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में एक चीज़ रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एट सेम हाइट एच। हम मान लेते हैं कि उसकी जो ज़मीन से हाइट है वो एच हाइट पे वो ऐसे चल रहा है। अब देखो वो ऐसे चल रहा है, हाइट उसकी एच है। अब क्या हुआ कि मान लो कभी मास यहाँ पर है, अब मास यहाँ पर, इस पर फोर्सेस कौन से लेंगे, इस पर फोर्स लेगा नीचे की तरफ एक mg, इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। तो ये उसका रेडियस है, ये मान लो थीटा है। ठीक है, अब होगा क्या कि इस पर और कौन सा फोर्स लगेगा, इस पर एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। इस आर को यहाँ मिटाते हैं और यहाँ लगाते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का नॉर्मल होता है। ठीक है, थीटा 90 माइनस थीटा फिर थीटा हो गया। ठीक है, अब इस एन के दो कंपोनेंट हो गए, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। ठीक, मैं लिख नहीं रहा, होच पोच हो जाएगा, आप समझ ही रहो। साथ वाला कॉस थीटा, दूसरा वाला साइन थीटा। ठीक, अब वही सर्कल में चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, तो उसमें 80 तो है नहीं, तो जो भी एक्सेलेरेशन इधर ही है तो उसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ रेडियल हो जाएगा। ठीक, अब मुझे पता है कि फोर्स एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर फोर्स जीरो होने का मतलब इधर एन कॉस थीटा, इधर एन साइन थीटा, एन साइन थीटा ने एम जी को बैलेंस किया। अब नेट फोर्स बराबर कितना हो गया, एम ए हो गया। अब नेट फोर्स कितना हो गया, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए क्या होगा, वी स्क्वायर बार। ठीक है, अब हमसे पूछा है स्पीड कितनी होगी, तो हमको नॉर्मल तो पता नहीं, हम नॉर्मल निकालने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, हमको तो स्पीड चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो टेन थीटा बराबर आर जी बाई वी स्क्वायर। अब टेन थीटा भी नहीं पता, लेकिन ये देखो आर है और ये इसकी हाइट है एच, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ आर बाय एच, आर से आर कट गया, वी स्क्वायर कितना हो गया, जी एच हो गया, वी स्क्वायर जी एच हो गया, तो वी कितना हो गया, रूट जी एच। तो काम खत्म, उसकी स्पीड रूट जी एच हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं टर्निंग ऑन अ लेवल रोड, लेवल रफ रोड। मान लो कि ये कोई कार है, इसने हैंडल मोड़े और क्या हुआ कि वो टर्न कर गई। जिस सर्कल पर टर्न करी, मान लो उसका रेडियस कितना था, आर था। अब मान लो ये किसी स्पीड वी से चल रही थी। ठीक है, वी मान लो पता है जो भी है। अब ये सड़क, तो ये कार जो है वो सड़क, मान लो ये सड़क है, तो कार ऐसे आई और ऐसे घूम गई। ठीक है, अब उसके लिए उसने हैंडल को ऐसे मोड़ा। ठीक है, अब देखो कि अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है,
तो उसमें केवल रेडियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगी। तो जो भी एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगी, अब एक्सेलरेशन इधर होगी तो एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर फोर्स 0 होगा। तो देखो इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा, सड़क का नीचे mg लगेगा, तो F परपेंडिकुलर टू A बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट नॉर्मल mg आपस में सेम हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल mg सेम हो गया। अब सोचो नॉर्मल कट गया, mg कट गया, इधर फोर्स है कौन सा? मुझे नहीं पता इधर कौन सा फोर्स है, लेकिन इधर एक फोर्स होना चाहिए ताकि इधर एक्सेलरेशन हो जाए, नेट फोर्स इधर होना चाहिए। अब सोचने की बस बात ये है, क्यों क्या कैसे छोड़ो, इधर एक फोर्स होगा, ठीक है, और इधर जो फोर्स है वो अलॉन्ग द सरफेस है। और अलॉन्ग द सरफेस क्या होता है भाई? देखो ज़मीन दो फोर्स लगाती है, नॉर्मल जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और दूसरा फ्रिक्शन जो सरफेस के पैरेलल होता है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ है कि यहाँ क्या होगा, आपके पास फ्रिक्शन होगा और कोई तरीका नहीं, फ्रिक्शन ही यहाँ लगेगा, फ्रिक्शन ही इसको मोड़ेगा। तुम बोलोगे सर मैं नहीं मानता, मैं बोलूँगा कि सोचो, मान लो कि तुम एक सड़क पे बहुत तेज़ी से चलते हो, मान लो सपोज कि आप एक सड़क पे बहुत तेज़ी से चलते हो, यहाँ तक आपने स्पीड बढ़ा ली 100 मीटर पर सेकंड या 100 किलोमीटर पर आवर। इसके आगे मान लो ग्लास की सड़क है, उसमें मोबिल ऑयल बिखरा हुआ है, और यहाँ पर आके आपने क्या हुआ, हैंडल मोड़ दी। अगर आपने यहाँ पे आके हैंडल मोड़ दिए तो बताओ आप मोड़ोगे या आप फिसल जाओगे? आप फिसल जाओ, क्योंकि मोड़ने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। अगर ये ग्लास की सड़क है, इस पर मोबिल ऑयल बिखरा हुआ है, तो आप ज्यों करके फिसल जाओगे, आपके पहिए टेढ़े रह जाएंगे लेकिन आप फिसल जाओगे। तो जो मुड़ने के लिए ज़रूरी चीज़ है वो इधर की तरफ फोर्स है, इधर की तरफ फोर्स से फ्रिक्शन नहीं हो सकता क्योंकि वही अलॉन्ग द सरफेस होता है। ठीक है, तो यहाँ की तरफ फ्रिक्शन नेट फोर्स बराबर एम ए। अब आपके पास नेट फोर्स कुछ नहीं है, फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, बराबर एम ए हो गया v स्क्वायर बार। कई बच्चे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे? एक्चुअली देखो यार, ऐसा है, तुमको कार चल रही है तो कार के चलने से मतलब नहीं है। जैसे कि मान लो सपोज कि ये एक रबर, अब मान लो मैं रबर को ऐसे ले जाता हूँ, तो रबर पे कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक काइनेटिक। देख रबर चल रही है लेकिन इसका नीचे वाला पॉइंट रगड़ नहीं रहा आपसे, वरना नीचे वाला पॉइंट बस शिफ्ट हो रहा है। रगड़ना ये होता है, ये शिफ्ट होना हो रहा है, ठीक है ना। जब कार चलती है ना, तो बेसिकली क्या होता है, उसका पॉइंट रगड़ता नहीं। जैसे कि मेरी बात समझना, अगर कार चल रही है तो मान लो ए पॉइंट ज़मीन पे है, ये बी सी डी, थोड़ी देर बाद बी ज़मीन पे आ जाएगा, थोड़ी देर बाद सी ज़मीन पे आ जाएगा, थोड़ी देर बाद डी ज़मीन पे आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो रगड़ नहीं रहा। हाँ, लेकिन अगर आपने कार को लगा दिए ब्रेक, ठीक है, तो अगर आपने कार को ब्रेक लगा दिए तो उस केस में क्या होगा, वो रगड़ जाएगी, ठीक है ना। तो यही पॉइंट ज़मीन पे तो रगड़ेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया बच्चों, इस केस में ये अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हो तो वो बस पॉइंट बदल रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, एम वी स्क्वायर बार। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, जो फ्रिक्शन है, वो बेसिकली म्यू एम जी से कम होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल एम जी के बराबर है। तो इसका मतलब जो v होगा वो लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी होगा। अगर v लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, इसका मतलब कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो म्यू आर जी हो सकती है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम म्यू आर जी वेलोसिटी पे टर्न कर सकता है, इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं। इसका मतलब ज़्यादा वेलोसिटी के लिए आपको ज़्यादा रेडियस चाहिए, ज़्यादा म्यू चाहिए। मतलब अगर बड़ा टर्न है तो आप ज़्यादा तेज़ी से टर्न कर सकते हो, फ्रिक्शन अच्छी है, फ्रिक्शन अच्छी का मतलब म्यू अच्छी का मतलब टायर भी अच्छे हैं, रोड भी अच्छी है, म्यू दोनों पे डिपेंड करता है, तो आप अच्छी तरीके से टर्न कर सकते हो। अदरवाइज आपको ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी चाहिए, छोटा टर्न है छोटी स्पीड रखो, बड़ा टर्न है बड़ी स्पीड रख लो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मान लो एक केस और करते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ टर्निंग इफ अ पर्सन चेंजेस स्पीड एट ए। तो अब वो क्या कर रहा है, वो मोड़ पे आके उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। तो अब आप वैसे कॉमन सेंस सोचो कि भाई मान लो आप सड़क पे चल रहे हो, मान लो आप एकदम मुड़ते मुड़ते स्पीड बढ़ा लो, क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर आप प्रैक्टिकली सोच के प्रैक्टिकली करके देख लेना कि ये कोई टर्न है, जैसे मान लो ये सड़क का एक टर्न है और आप यहाँ नॉर्मली मुड़ते हो, तो जनरली आपने देखा होगा जब आप मुड़ते हो तो आप एक्सीलेटर छेड़ते नहीं, आप एक्सीलेटर छोड़ देते हो, इनफैक्ट कि वही स्पीड है। आप देखना साइकिल चलाते हो तो आप एकदम पेडल रोक देते हो। सोचो आप यहाँ से आ रहे हो, आप एकदम से एक्सीलेटर भ्यों दे दो, तो अगर आपने बहुत एक्सीलेटर दे तो कोई बड़ी बात नहीं, आप फिसल सकते हो, झूम जाके इधर गिर सकते हो। कभी ट्राई करके देखना, बहुत सिंपल है।
कभी जाना सड़क पे और जैसी मोड़ है वहाँ पे एकदम से एक्सीलेटर दे देना, ठीक है। जाओगे तो आप खुद ही, लेकिन मतलब लेके आप किसी और को आना पड़ेगा आपको, अच्छे खासे फिसलोगे, घुटने छिल जाएंगे आपके, मत करना, मतलब जस्ट जोकिंग, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था बेसिकली कि आप गए, ठीक है, तो अगर स्पीड बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, तो मान लो कि ये आपकी कार है और आप क्या कर रहे हो कि आप इसकी स्पीड बढ़ा रहे हो, तो स्पीड बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है कि स्पीड बढ़ाने के कारण एक आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वो आपको ए दे रखी है, ये टेंजेंशियल ए टी लिख देते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपके पास क्या हुआ, दो एक्सेलरेशन है, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। अब जो आपकी नेट एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो नॉर्मल एम जी तो कैंसिल ही हो गया, तो फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन बराबर जीरो, तो इसका मतलब नॉर्मल एम जी कैंसिल हो गया। नॉर्मल एम जी कैंसिल हो गया आपके पास, तो अब आपके पास इधर की तरफ जिधर एक्सेलरेशन उधर कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन ही होगा, और कौन सा होगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स बराबर फ्रिक्शन, क्योंकि नॉर्मल एम जी कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स बराबर एम ए, नेट फोर्स फ्रिक्शन हो जाएगा बराबर एम ए की जगह आ जाएगा ए नेट, और ए नेट आपके पास हो जाएगा रेडियल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर, रेडियल आ जाएगा वी स्क्वायर बार का स्क्वायर, टेंजेंशियल आपके पास ए टी मान लेते हैं या ए मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो भी फ्रिक्शन होता है वो लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी होता है, तो बेसिकली एम से एम कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया वी फोर बाय आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, तो यहाँ का मतलब क्या हुआ कि वी फोर बाय आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, ठीक है। या फिर वी फोर इज लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए टी स्क्वायर, तो ये इससे कम होगा, इसका मतलब कि ये जो सारी वैल्यू है ये वी की पावर फोर मैक्स की, ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे कम होना चाहिए। अब देखो जब स्पीड कांस्टेंट थी, तो आपको याद होगा या नहीं होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू थी जो स्पीड की वो म्यू आर जी थी। तुम कहोगे सर हमें तो याद नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि जब स्पीड कांस्टेंट थी आपके पास, तो नेट एक्सेलरेशन केवल रेडियल थी, तो यहाँ पे तो रेडियल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर, वहाँ केवल रेडियल थी, तो लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, एम से एम कट गया, वी इज लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, तो वी मैक्स रूट म्यू आर जी था, रूट म्यू आर जी सॉरी, तो उस समय वी मैक्स की पावर 4 जो थी वो म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर जी स्क्वायर थी। अब वी मैक्स की पावर 4 जो है वो म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस समथिंग है, ठीक है। अब ये माइनस समथिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब पहले जो वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, अब वैल्यू कम हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो पहले वो 50 पे टर्न कर सकता, 50 से कम पे टर्न कर पाएगा। अब रीज़न नहीं क्या है, रीज़न बड़ा सिंपल है कि पहले जब वो मुड़ता था तो भाई देखो फ्रिक्शन की वैल्यू तो फिक्स है, फ्रिक्शन म्यू एम जी तक जा सकती है, ठीक है ना। तो अगर आप फ्रिक्शन अगर म्यू एम जी तक जा सकती है, तो मान लो फ्रिक्शन म्यू एम जी तक जा सकती है, तो एक्सेलरेशन म्यू जी तक जा सकता है। अब मान लो म्यू जी आपके पास 10 होगा तो एक्सेलरेशन 10 हो सकती है। अगर आप 10 को पूरा रेडियल में यूज़ करोगे तो 10 बराबर वी स्क्वायर बार आएगा। मेरी बात समझो, मैं आपको फिर समझा देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्पीड कम से होगी, भाई देखो आप चल रहे हो, ठीक है भाई, आपका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है वो फ्रिक्शन बाय मास, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या होगा, म्यू एम जी बाय एम से एम कट का म्यू जी हो सकता है। अब म्यू जी कितना होगा, एक्सेलरेशन हो जाए ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अगर ए टी नहीं है तो केवल ए आर म्यू जी होगा जो वी स्क्वायर बार होगा। लेकिन अगर आपके पास ए टी है, अगर ए टी है तो नेचुरल सी बात है कि अगर ए टी है तो म्यू जी अभी केवल ए आर को सपोर्ट कर रहा है, अब ए आर प्लस ए टी को सपोर्ट करेगा तो नेचुरल बात है ए आर कम हो जाएगा। समझ लो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर आपके पास ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर है। अगर ए टी नहीं है तो ए आर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर होगा, लेकिन अगर ए टी है तो ए आर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर से कम होगा। अब ए आर वी स्क्वायर बार है, तो ए आर का स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर वी की पावर 4 बाय आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अब नेचुरल सी बात है कि
अगर 80 नहीं है तो v ज़्यादा से ज़्यादा होता है, 80 होगा जितना उतना v की वैल्यू कम आएगी। तो सिंपल सी बात है कि फ्रिक्शन को दो चीज़ें देनी पड़ती हैं, रेडियल और टेंजेंशियल। तो फ्रिक्शन की वैल्यू दो जगह बढ़ जाती है, तो रेडियल में कम आता है तो स्पीड में कम आता है, क्योंकि रेडियल v² बार होता है। इसीलिए अगर आप मुड़ते समय अपनी स्पीड चेंज कर रहे हो तो उस केस में फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल सी बात है कि फ्रिक्शन पे लोड ज़्यादा हो जाता है। फ्रिक्शन अगर फेल हो गया तो आपकी गाड़ी फिसल जाएगी, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ कि पेज नंबर 4 कि ऑन यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फ्रिक्शन हैज़ टू सपोर्ट रेडियल एक्सेलरेशन बराबर v² बार ओनली, so speed can go more but with variable or changing speed। लेकिन जब स्पीड चेंज होती है फ्रिक्शन हैज़ टू गिव रेडियल एंड टेंजेंशियल बोथ, so radial is lesser than before। रेडियल पहले से कम हो जाता है, ठीक है ना। सो v² बार इज ऑल्सो लेसर एंड हेंस लेसर स्पीड इज अचीव्ड। इससे क्या होता है, कम स्पीड अचीव होती है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली 50 से मोड़ रहे हो लेकिन आपने 50 के साथ स्पीड दे दी तो आपकी गाड़ी फिसल जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन फेल हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप कभी देखना, किसी को भी देखना, मोड़ पे लोग स्पीड नहीं बढ़ाते, ठीक है। आपने स्पीड बढ़ाई घटाई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों केस में 80 आ जाएगा। 80 आते ही फ्रिक्शन पे लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन पहले केवल AR दे रहा है, अब 80 भी दे देगा, समझो। तो पहले एक्सेलरेशन केवल AR थी, तो फ्रिक्शन तो हो जाएगा m × AR। अब जैसे ही 80 आएगा तो फ्रिक्शन हो जाएगा m_AR² + 80² का रूट। तो उस केस में फ्रिक्शन पे लोड ज़्यादा आ गया, फ्रिक्शन फेल हो सकता है, गाड़ी फिसल सकती है, ठीक है। चलो भाई, अब हम 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है कि एक अंडर ब्रिज है, एक ओवर ब्रिज है, एक गाड़ी ये थी, गाड़ी यहाँ आ गई, फिर गाड़ी यहाँ आ गई, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। यहाँ पे नॉर्मल इसका NA है, यहाँ पे नॉर्मल इसका NB है, यहाँ पे नॉर्मल इसका NC है। इफ कार मूव्स एट V, अगर कार V से मूव कर रहा है, देन अरेंज NA, NB एंड NC इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इन तीनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना कि सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा, उससे छोटा कौन होगा। लेट्स सी। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। जब वो ऐसे चल रहा है तो नॉर्मल mg, अब इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि भाई देखो ये सीधा रास्ता है, तो सीधे रास्ते में रेडियल एक्सेलरेशन तो होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि इस केस में रेडियल एक्सेलरेशन v² बार होगी और सीधे रास्ते पर R∞ होता है, तो रेडियल एक्सेलरेशन 0, क्योंकि वो मुड़ने के लिए चाहिए, मुड़ ही नहीं रही, ये बिल्कुल सीधे चल रही, ठीक है ना। तो कुल मिला के इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 का मतलब नॉर्मल mg के बराबर हो गया। तो A पॉइंट पर जो नॉर्मल है वो mg के बराबर है, ठीक है। अब बात करते हैं B और C। जब B पर जाएगा तो इस पर नॉर्मल हो गया, एक mg हो गया, ऐसे चल रहा है। अब मान लो ये सेंटर है। अब नेचुरल सी बात है कि मुझे नहीं पता यहाँ रेडियस देन रखा, जो भी मान लो आप रेडियस, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो भाई इधर एक्सेलरेशन इधर की तरफ, सेंटर की तरफ, तो नेट फोर्स बराबर m। अब अगर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, ऊपर है, तो NB mg से बड़ा होगा। एक्सेलरेशन ऊपर तो फोर्स भी ऊपर, तो नेट फोर्स क्या होगा, NB - mg बराबर m v² बाय जो भी रेडियस, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो NB आ जाएगा mv² बाय RB + mg। ये mg से बड़ा है और A पर जो था वो mg के बराबर था। अब बात करते हैं हम, P हो गया, ये B है, ये A है। अब बात करते हैं C पार्ट की। C पार्ट में वो ऐसे ओवर ब्रिज था,
तो इसमें नॉर्मल ऊपर हो गया, एम जी नीचे हो गया, ये सेंटर है। अब ध्यान रखना इस केस में कि ऐसे चल रहा है ये, तो एक्सेलरेशन इसका सेंटर की तरफ हो गया। अब ध्यान रखना है कि सेंटर ये है, पहले सेंटर ऊपर था, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होती है, रेडियल एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन नीचे होगी, सेंटर ये है, तो एक्सेलरेशन नीचे होगी तो नेट फोर्स भी नीचे होगा। अब नेट फोर्स नीचे तभी हो सकता है जब एम जी एन सी से बड़ा हो, तो एम जी माइनस एन सी नेट फोर्स बराबर एम वी स्क्वायर बार। तो यहाँ से एन सी कितना हो गया, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बार। ये किस्मत की बात है, एम जी छोटा है। अब आप देखना ए का जो एक्सेलरेशन है, जो ए का एक्सेलरेशन है वो एम जी के बराबर है, तो बी का एक्सेलरेशन है एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बार है, तो एम जी से बड़ा है। और ये जो है इसको आर सी लिख देते हैं, ये एम जी से छोटा है। अब आर कितना फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक एम जी के बड़ा है, एक एम जी के बराबर है, एक एम जी से छोटा है। तो सबसे बड़ा एम बी हो गया जो कि एम जी से बड़ा है, फिर एन ए होगा जो एम जी के बराबर है, और फिर एन सी हो गया जो एम जी से छोटा है। काम खत्म। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। मान लो एक सिंपल क्वेश्चन है कि ये कोई पेंडुलम है एल लेंथ का या आर लेंथ का, मान लेते हैं आर या एल, जो लेंथ वही रेडियस है। मान लो इसकी स्पीड कभी वी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि टेंशन कितना होगा और डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स सी। तो इस पर एक टेंशन हो गया, एक नीचे एम जी हो गया। अब मान लो ये एंगल कभी थीटा है, तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो इधर एम जी कॉस थीटा हो गया, इधर एम जी साइन थीटा हो गया। अब देखो इस केस में उसकी स्पीड कम होगी, ऊपर जाएगा तो। अब देखो घूम भी रहा है तो उसकी दो एक्सेलरेशन है, एक तो रेडियल और दूसरी एक्सेलरेशन इधर होगी टेंजेंशियल। ठीक है, तो रेडियल इधर टेंजेंशियल है। अब हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम लोग दोनों डायरेक्शन फोर्स लगाते हैं, एफ बराबर एम ए लगाते हैं एक बार रेडियल डायरेक्शन। तो रेडियल एक्सेलरेशन इधर है तो फोर्स भी इधर होना चाहिए, तो इधर फोर्स कौन सा होगा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। टी और एम जी की जैसे मान लो ये 10 ये 6, तो नेट फोर्स उधर 10 माइनस 6 4 इज इक्वल टू एम इंटू ए रेडियल। तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम, रेडियल कितना होता है वी स्क्वायर बार। तो टेंशन कितना हो गया एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बार। ठीक है भाई, अब हम लगाते हैं एफ बराबर एम ए, कौन सी डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स बाय मास। अब टेंजेंशियल फोर्स क्या है, टेंजेंशियल ये वाला फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है आपके पास एम जी साइन थीटा। टेंजेंशियल फोर्स हो गया एम जी साइन थीटा। फिर देख लो टेंजेंशियल डायरेक्शन ये है, टेंजेंशियल फोर्स कितना एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा बाय एम कितना हो गया आपके पास जी साइन थीटा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि जब डी बाई डी टी लिखोगे तो माइनस जी साइन थीटा लिखना। पूछना क्यों, क्योंकि देखो ये सिंपल सी बात ये है कि बॉडी जा इधर है, टेंजेंशियल फोर्स इधर है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर है, तो ये स्पीड को कम करेगी, तो एक्चुअली स्पीड कम होगी, तो डी बाई डी टी माइनस जी साइन थीटा होगी, इसका मतलब स्पीड घट रही है। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस लेक्चर का। अब ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये एक धागा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये थीटा एंगल पर ऐसे बना हुआ है, इसका टेंशन टी है। अब अभी तक ये बना पड़ा। ठीक है, तो फाइंड टी बिफोर कट, काटने से पहले, जस्ट आफ्टर कट। ठीक है, काटने से पहले और काटने के जस्ट बाद आपको बताना है कि टेंशन कितनी होगी। ठीक, लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। ठीक है, सॉल्यूशन बिफोर कट, बिफोर कट उस पर नेट फोर्स 0 है। क्यों, क्योंकि उसकी कोई एक्सेलरेशन रुका पड़ा है, तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस पर देखो, इस पर एक टेंशन इधर है, ये टेंशन मान लो टी नोट है, ये एंगल भी थीटा है। कैसे थीटा है, बहुत सिंपल है, जैसे ये थीटा है, ये भी थीटा हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ आपके पास, इधर टी कॉस थीटा हो गया, इधर टी साइन थीटा हो गया, इधर एम जी। तो नेट फोर्स 0 है, तो कहीं भी 0 है, तो इधर भी 0 इधर भी 0, टी नॉट बराबर टी साइन थीटा, और टी कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, एम जी के बराबर। टी कितना हो गया, एम जी बाय कॉस थीटा। लो ये आंसर आ गया। ठीक है,
अब बात करते हैं, सोचने की बात यह है कि एम से बड़ा है। अब बात करते हैं आफ्टर कट। चलो तो आखिरी पेज क्या है, जस्ट आफ्टर कट। तो जस्ट आफ्टर कट में तो काट दिया, जैसे ही आपने काटा इसको ये धागा तो लटक गया। अभी ध्यान रखना, जस्ट आफ्टर कट इसकी वेलोसिटी 0 है, अभी चलना स्टार्टिंग में, लेकिन अब ये चलेगा, उसको रोकने वाली चीज़ गायब होगी। अब चलेगा तो ये सर्कुलर मोशन में चलेगा, तो इसकी दो एक्सेलरेशन होंगे, रेडियल और साथ में टेंजेंशियल। सोचने की बात है कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या होती है, v² बार उस पर्टिकुलर पॉइंट पे v0 है, तो रेडियल भी 0 होगी। तो अब केवल एक ही एक्सेलरेशन है, कौन सी, टेंशन, सॉरी एक ही एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, टी एम जी। ये थीटा था तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब एम जी के दो कंपोनेंट करो, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। अब मुझे पता है इसका एक्सेलरेशन जो भी है यही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन यही है। फोर्स परपेंडिकुलर टू ये कितना होता है, 0। तो इधर एक्सेलरेशन इधर फोर्स 0 होगा, तो इसका मतलब टेंशन एम जी कॉस थीटा कैंसिल करेगा। अब एम जी कॉस थीटा जो होगा वो एम जी छोटा होगा, क्योंकि कॉस थीटा 1 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिफोर कटिंग से पहले टेंशन एम जी बाई कॉस थीटा थी जो एम जी से बड़ी थी, आफ्टर कटिंग टेंशन एम जी कॉस थीटा है जो कि एम जी से छोटी। ठीक है, इसका मतलब कट करने से जो टेंशन है, कट करने से टेंशन कम हो जाएगी। सो टेंशन डिक्रीजेस ऑन कटिंग, टेंशन कटिंग से डिक्रीज कर जाती है। ठीक है बच्चों, चलो तो ये लेक्चर खत्म हुआ। अब मैं आपको इसके एक आध क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन दूँ कि ना दूँ, सोचने दो चल दे देता हूँ। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लो कि क्वेश्चन है कि फाइंड वी मैक्स फॉर टर्निंग ऑन अ लेवल रोड इफ म्यू बराबर 0.5 एंड आर बराबर 20 मीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस। क्वेश्चन दो ऐसा है कि ये एक ओवर ब्रिज है, एक अंडर ब्रिज है, इसका रेडियस भी 10 मीटर है, इसका रेडियस भी 10 मीटर है। ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो इसको ए पॉइंट बोलते हैं, इसको बी पॉइंट बोल देते हैं। गाड़ी का मास 1000 किलो है, ए और बी पर नॉर्मल बताओ। आखिरी क्वेश्चन है कि एक कार टर्न कर रही है। ठीक है, अब तो वी मैक्स बताना है इफ मान लो रेडियस 10 मीटर है, μ√2 है एंड स्पीड भी बढ़ा रहा है, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपनी स्पीड भी बढ़ा रहा है, चल भी रहा है, तो आपको बताना है कि इस केस में मैक्सिमम स्पीड इसकी क्या हो सकती है अगर इसका μ√2 है। ठीक है, सही है, बस 3 क्वेश्चन है, चल मारो।